डियर फ्रेंड्स, आई एम लोकेश। आपके अपने फेवरेट चैनल कानून सीखो में स्वागत है। आज का डिस्कशन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर होगा। कैसे इवॉल्व हुआ, इसका इफेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया और 1951 से लेकर 1976 तक के पॉलिटिकल सिनेरियो को भी देखेंगे। हम लोग आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन। जस्टिस रघुनाथ मुधोलकर साहब ने सज्जन सिंह के केस के डिसेंडिंग ओपिनियन में इनका बेस तैयार कर दिया था और फाइनली यह डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बाद में यह प्रोपाउंड हुआ। हम लोग देखेंगे कि कॉज ऑफ इवोल्यूशन 1951 में इंडिया में एग्रीगेरियन रिफॉर्म लाया गया है। इसके तहत गवर्नमेंट जिसके पास बहुत अधिक लैंड था उन्हें एक्वायर करती थी और बहुत सारे लोगों को उस लैंड में खेती करने के लिए और रहने के लिए दिया जा रहा था। इसको चैलेंज किया पटना हाई कोर्ट में नागेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें यह जो रिफॉर्म था यह लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। इसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया। इसमें आर्टिकल 31 में 31A और 31B ऐड किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 31 क्या था। आर्टिकल 31 संपत्ति रखना मूल अधिकार था, जो अब यह बदलकर 1978 के अमेंडमेंट में यह विधिक राइट, लीगल राइट बना दिया गया है, जो आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया। उस समय संपत्ति एक मौलिक अधिकार था और 300 आर्टिकल 31A में ऐड किया गया कि यदि स्टेट किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है फॉर दी सोशल लेजिस्लेशन के लिए, तो आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते। और आर्टिकल 31B में यह बताया गया कि यह 9th शेड्यूल में रहेगा। 9th शेड्यूल यानी कि जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर होगा, यानी कि जुडिशियल माइंड उस पर अप्लाई नहीं कर सकता। जुडिशियल चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब यह हुआ। उसके बाद 9th अमेंडमेंट हुआ। उससे पहले वेस्ट बंगाल में 3 केस आए। पहला केस आया वेस्ट बंगाल वर्सेस बाला बनर्जी का और दूसरा केस था वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल दामोदर श्रीवास्तव का। और इस केस में बताया है कि स्टेट यदि प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो उसको एडिक्वेट कंपनसेशन देना होगा। इसके बाद आता है 4th अमेंडमेंट और 9th अमेंडमेंट। 4th अमेंडमेंट में यह बताया जाता है कि देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय यूजिंग द प्रोहिबिटेड रेगुलेटरी लॉ। और दूसरी बात इसमें बताया गया कि एडिक्वेट कंपनसेशन की जगह अमाउंट का यूज किया गया और यह नॉन जस्टिसेबल बनाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आपके प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है और उस पर कम अमाउंट या अधिक अमाउंट दिया जा रहा है तो आप इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं करेंगे कि मुझे कम या अधिक अमाउंट मिला है, यानी कि कंपनसेशन को हटाकर अमाउंट ऐड किया गया। और 9th अमेंडमेंट से उसके बाद हुआ 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट में 44 लेजिस्लेशन 44 लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। यानी कि आप 9th शेड्यूल में जिस भी लॉ को डाल देते हैं तो जुडिशियल स्क्रूटनी के बाहर हो जाता है। हालांकि IR कोहलो के केस में जो 2007 में आया, इसमें बताया गया कि आप 9th शेड्यूल के में डाले गए लेजिस्लेशन को भी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकते हैं। अब
या इस अमेंडमेंट को सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह के केस में चैलेंज किया गया। और यह जो जजमेंट आया 30 अक्टूबर 1964 को आया और यह 3-2 से जजमेंट आया। डिसेंडिंग ओपिनियन जस्टिस हिदायतुल्लाह और जस्टिस जनार्दन मुधोलकर साहब का था। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है, फ्री ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, ओथ एंड एफर्मेशन होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल का सुपरमेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल का सैंक्टिटी बना रहे। यही जाकर आगे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और यह चैलेंज फंडामेंटल राइट के वायलेशन के आधार पर किया गया था। 6:5 के रेशियो में जजमेंट आया था। यह जजमेंट आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड जजमेंट था। इसमें आर्टिकल 368 को बताया गया कि यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर नहीं, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया जा रहा है अमेंडमेंट का, और पावर आर्टिकल 250, 245, 246 में दिया गया है। और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग का इवोल्यूशन हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग का यह मतलब होता है हाँ कि आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, लेकिन यह अनजस्टिस को एज ए प्रिंसिपल ट्रीट किया जाएगा और आने वाले फ्यूचर में ऐसा अनजस्टिस किसी के साथ होगा तो इस प्रिंसिपल के आधार पर रिमेडी दिया जाएगा। उसके बाद 1965 में उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो जाता है और 1965 में इंदिरा गांधी पावर में आती है और 1967, 1968 तक इंदिरा गांधी का जो आयरन लेडी का छवि था वह सामने नहीं आया था। उस समय कांग्रेस में 2 गुट थे, एक मोरारजी देसाई का और एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन सभी के बीच इंदिरा गांधी जूझ रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोल्ड स्टेप लेना शुरू की। फर्स्ट टाइम ली बैंक का नेशनलाइजेशन। यह एक सोशल लेजिस्लेशन था। इसको भी आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया और बैंक नेशनलाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। दूसरा बोल्ड स्टेप लिया गया था प्रीवी पर्स के एवोल्यूशन का और इसको भी माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में वॉर डिक्लेयर कर दिया गया था। साथ ही इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच वार होता है और बांग्लादेश का सृजन होता है। इसके बाद कांग्रेस चुनाव कराती है और उस चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है सोशल लेजिस्लेशन उसका प्राइम गोल होगा और इसके लिए इंदिरा गांधी यह ऐलान करती है कि जब मैं सत्ता में आऊँगी तो सोशल लेजिस्लेशन के जो भी अरंगे आएंगे उसके लागू करने में जो भी अरंगे आएंगे उन्हें मैं हटाऊंगी। इसलिए आती है सत्ता में और अपना वादा कहे हुए वादा को पूरा करती है और 24th अमेंडमेंट, 25th एंड 29th अमेंडमेंट लाती है। इंदिरा गांधी सत्ता में आती है और अपने कहे हुए वादे को पूरा करती है और 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट लाती है और इसी तीनों अमेंडमेंट को केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में चैलेंज किया गया था। इसलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 24th अमेंडमेंट क्या था। 24th अमेंडमेंट में आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया जाता है और बताया जाता है कि अमेंडमेंट आर नॉट लॉ। दूसरा कि हेड नोट चेंज किया जाता है आर्टिकल 368 का और इसमें प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ ऐड किया जाता है। साथ ही तीसरा आर्टिकल 368 का स्टार्टिंग वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन
ऐड किया जाता है। और 25th अमेंडमेंट 1972 में लाती है। इसमें आर्टिकल 31 का पहले हम लोग चर्चा किए थे, 31A 31B, अब यहाँ 31C ऐड करती है। और उन्होंने फिर यह बात कहती है कि लॉ सोशल लेजिस्लेशन के लिए DPSP के अकॉर्डिंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग लॉ बनाएंगे, जो आर्टिकल 39B और C में है। लेकिन यदि यह पूरा नहीं होती है, यह सोशल लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता, फिर भी आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के ग्राउंड पे यह चैलेंज नहीं कर सकते कि सोशल लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल क्यों नहीं हुआ। साथ में 29th अमेंडमेंट 1972 में लाती है। इसमें रहता है केरला लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 एंड केरला लैंड एक्विजिशन एक्ट 1971। इसमें इसको चैलेंज किया जाता है और जो 13 जज का बेंच, जो अभी तक के सबसे लार्जेस्ट बेंच, इस डिसीजन को देती है। इसमें 5 महीने से अधिक और 800 पेज से अधिक का जजमेंट आता है। और यह जजमेंट 2 दृष्टि से आता है। फर्स्ट आता है 13-0 का जजमेंट, इसमें कहता है कि अमेंडमेंट का पावर पार्लियामेंट के पास है। दूसरा आता है कि आर्टिकल 39 के B और C में जो इम्प्लीमेंट करेगी, जो सोशल लेजिस्लेशन बनाएगी, उसको जुडिशियरी चैलेंज करेगा और 24th और 29th अमेंडमेंट को वैलिड करार दिया जाता है। साथ में यह जो चीफ जस्टिस उस समय के सीकरी थे, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो इवॉल्व हुआ, उनमें इंट्रोड्यूस किए ऐसे कि सुपरमेसी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा सैलेट और ग्रोवर जो जस्टिस थे, उनका कहना था कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। साथ में हेगड़े और मुखर्जी, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट, इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर होना चाहिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। एंड जस्टिस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि द ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। HR खन्ना सर ने सबसे बड़ी बात कही कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की आत्मा है, यानी कि कोई भी पीढ़ी, कोई भी जनरेशन यह नहीं क्लेम कर सकता कि यहाँ तक ज्ञान का और यहाँ तक ज्ञान का अंत हो चुका है, इसके आगे कोई इवोल्यूशन ज्ञान में नहीं होगा। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डायनेमिक बनाया गया कि आने वाले पीढ़ी अपने हिसाब से होप एंड एस्पिरेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फाउंडेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगी और इसमें किसी सब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकती है। और इसके बाद 24 अप्रैल को यह जजमेंट आया था। 25 अप्रैल 1973 को जस्टिस सीकरी रिटायर होते हैं और इसमें हेगड़े, जस्टिस सेलेट, जस्टिस ग्रोवर को हटाते हुए अजीत नाथ रॉय को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। और तर्क यह दिया जाता है कि जो अजीत नाथ रॉय है, उनका सोशल लेजिस्लेशन का जो कंसेप्ट है वह बहुत ही शानदार है, यह हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। इनका बचाव करने आते हैं उस समय के मंत्री रहते हैं मनमोहन कुमार मंगलम, जो कानून मंत्री भी नहीं थे। और लेकिन इस सब चीज़ को जनता तो सब जानती है। फिर जस्टिस सेलेट, हेगड़े और ग्रोवर इस्तीफा देते हैं।
12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट बरेली के इलेक्शन को क्वेश कर देती है और ग्राउंड बताती है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पे बरेली के इलेक्शन को क्वेश किया जाता है। उसके बाद इमरजेंसी लागू करती है इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975 को इंटरनल इमरजेंसी और यह 2 वर्ष से अधिक दिन तक इमरजेंसी लागू हुआ और बरेली के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। फिर इस इमरजेंसी पीरियड में 39th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को लाती है। इसमें आर्टिकल 71 को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को किस ग्राउंड पे चैलेंज होगा यह अधिकार पार्लियामेंट को दे देती है। और आर्टिकल 329 में ए जोड़ा जाता है, 329 ए जोड़ा जाता है। इसमें इलेक्शन ऑफ द पीएम एंड स्पीकर ऑफ बोथ हाउसेस को किसी भी ग्राउंड पे किसी भी तरीके से उसके इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जाएगा। यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में गलत प्रयास था। और इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, अमरनाथ चावला वर्सेस कन्नड़ लाल गुप्ता का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड करती है पार्टी फंड से जो भी एक्सपेंस किया जाएगा उसे इलेक्शन फंड माना जाएगा, क्योंकि पहले होता था कि इलेक्शन फंड में कुछ और पार्टी फंड का कुछ और। फिर इसने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अमेंडमेंट लाता है और इसे ओवर रूल किया जाता है, जिसका चैलेंज किया जाता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में 1975 के केस में। इसमें चीफ जस्टिस रे, बेग, मैथ्यू और चंद्रचूड़ और जस्टिस एच.आर. खन्ना, इसमें जो 4 जज थे वह थे जो डिसेंडिंग ओपिनियन दिए थे। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एक ही जज थे जो एच.आर. खन्ना साहब ने अपोजिट था। और फिर इन्होंने 5 इनकी आत्मा जग जाती है और 5-0 से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है। यह एक बहुत ही बड़ा डेमोक्रेसी को सेव करने का प्रयास था और अटेम्प्ट टू फ्री इलेक्शन और डेमोक्रेसी इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। फिर उसके बाद आता है ए.एन. रॉय ने, जो चीफ जस्टिस ए.एन. रॉय को बनाए गए थे 3 सीनियर मोस्ट जजेज को आगे करके जो रिव्यू करती है केशवानंद भारती के केस को। फिर यह रिव्यू को विरोध में नाना पालकी वाला और बहुत सारे जजेज ने पुरजोर विरोध करते हैं, जिससे यह विरोध वापस ले लिया जाता है, इसका रिव्यू वापस ले लिया जाता है। फिर 42nd अमेंडमेंट 1976 को पास किया जाता है। इसमें 31C में ऑल लॉ रिलेटेड टू डीपीएसपी दिया जाता है। दूसरा आर्टिकल 368 में 4 एंड ए ऐड किया जाता है, जो कहती है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर का ख़त्म कर देती है। और सोशलिस्ट एंड सेकुलर भी वर्ड ऐड किया जाता है। फिर यह चैलेंज मिनार्वा विल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में होता है, जो 42nd अमेंडमेंट के आर्टिकल 368 के क्लॉज 4, 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है। और आर्टिकल 31C में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्राइमेसी देना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाता है। यह जो 5-0 से जजमेंट आता है और इसमें तर्क दिया जाता है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोथ आर इक्वल। अगर हम किसी को अधिक प्राइमेसी देंगे और किसी को कम, तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ न्याय करना नहीं होगा। फिर आती है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में आयर कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस 2007 में है। इसमें जुडिशियल रिव्यू इज ए मस्ट टेनांट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर करार दिया जाता है और इसके अनुसार यह चेक कर सकती है इसका इफेक्ट। धन्यवाद। आप देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस को देखेंगे। धन्यवाद।